हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की अपनी क्लास है सी प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें अपन प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। पहला प्रोग्राम का टाइटल अपना कि रीड एन इंटीजर नंबर फाइंड सम ऑफ डिजिट। कोई भी अपन है ना एक सिंगल इंटीजर नंबर पढ़ेंगे, जिसमें आपके 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर भी हो सकता है, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, है ना, कितना भी लार्ज नंबर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट का सम कैलकुलेट करना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 1596, ये 4 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे 6 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है। इन सब का सम करके ये रिजल्ट्स निकालना चाहेंगे। तो पहला प्रोग्राम तो आपका ये हो गया, है ना। सेकंड प्रोग्राम अपना आज का टाइटल अपना रहेगा रिवर्स नंबर कैलकुलेट करो। कि कोई भी आपका है ना ओरिजिनल नंबर पढ़ोगे, उसका रिवर्स नंबर बनाना चाहेंगे। तो रिवर्स नंबर है ना, जैसे अपन 1596 ले ले, तो अपन इसका ना उल्टा ऑर्डर, तो यानी 6951। तो अपना जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर नंबर में लेके चलता हूँ, तो अपना नंबर इस तरह से आना चाहिए 6951। तो ये आपका रिवर्स नंबर बन जाए। तो अपन ये नंबर रीड करें और इसको ईच डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में, है ना, जनरेट करते हुए नंबर बना दे रिवर्स नंबर। तो ये प्रोग्राम अपन करना चाहेंगे। एक होता है अपना पालिंड्रोम नंबर। तो पालिंड्रोम नंबर क्या होगा कि आप ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर, ओरिजिनल नंबर रीड करोगे, उसका रिवर्स कैलकुलेट करोगे, ओरिजिनल को और रिवर्स को मैच करवाओगे। अगर दोनों मैचिंग में इक्वल आ गया, सिमिलर नंबर आ गया, तो वो पालिंड्रोम नंबर कहलाएगा। सिंपल सी मीनिंग है पालिंड्रोम की, उल्टा सुल्टा एक समान। यानी जैसे 1 to 1 एक नंबर है, अब इसको रिवर्स करोगे तो 1 to 1 ही आए। जैसे 1001, इसको रिवर्स करूँगा तो 1001 ही आएगा। तो ये आपका पालिंड्रोम नंबर कहलाएगा। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो अपन एक ओरिजिनल नंबर पढ़ेंगे। ओरिजिनल नंबर जैसे मान लो मैंने 1 to 1 ले लिया, इसको ये ओरिजिनल नंबर है, और इसको मैंने अगर रिवर्स कर दिया और रिवर्स करने पर 1 to 1 ही आ गया, तो ये दोनों ना सिमिलर हो गए। तो ये पालिंड्रोम नंबर कहलाएगा। तो एक अपन तीसरा प्रोग्राम पालिंड्रोम को चेक करेंगे। कोई पर्टिकुलर नंबर को इनपुट में लेंगे और फिर पालिंड्रोम रिवर्स नंबर कैलकुलेट करके ओरिजिनल नंबर से मैच करवाएंगे, तो वो आपका पालिंड्रोम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम अपना रहेगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब तुम कहोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर अपन रीड कर ले। जैसे 153 को मैं नंबर है ना एज्यूम कर लूँ, तो मैं फिर क्या करूँगा, ईच डिजिट का क्यूब का सम अगर गिवन नंबर आ जाता है ना, ईच डिजिट 153, तो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगर ये गिवन नंबर आ जाए तो देन ये कहलाएगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे 153 को लेके चलेंगे तो 1 का क्यूब यानी 1, 5 का क्यूब 1 to 5, 3 का क्यूब 27, 1 प्लस 125 प्लस 27, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका गिवन नंबर 153 आ जाएगा। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। तो ये 4 प्रोग्राम में एक से रिलेटेड ही लॉजिक है। इनमें सब में है ना 10 से रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे और 10 से डिवीजन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अपन को जो भी मैं इन प्रोग्राम का लॉजिक अप्लाई करूँगा, तो इसमें 2 ऑपरेटर की मैक्सिमम है मैं हेल्प लूँगा। तो एक तो ये परसेंटेज ऑपरेटर है और एक आपका ये स्लैश ऑपरेटर है। तो दोनों ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये रिमाइंडर वैल्यू देगा, ये आपकी रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, मॉडुलस वैल्यू कह दो या रिमाइंडर कह दो, और ये आपके ना डिवीजन वैल्यू रिटर्न करेगा। कि फॉर एग्जांपल अपन ने मान लो ये 1596 ही ले ले। अब मैं कहूँ कि इसको 10 से डिवाइड करूँ, तो 10 से डिवाइड करूँगा तो ये ना 159 टाइम्स तो डिवीजन हो जाएगा और 6 इसका रिमाइंडर बचेगा। अब ये वैल्यू अगर मेरे को लेनी है तो ये परसेंटेज ऑपरेटर से मिलेगी, और ये वैल्यू अगर लेनी है मेरे को तो स्लैश से मिलेगी। तो अगर मैं ना 1596 परसेंटेज 10 लिख देता हूँ
तो इसकी मीनिंग होगी कि आपको 6 मिलेगा। और अगर 1596 डिवाइडेड बाई 10 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है 159 है। तो ये इंटीजर में ही वर्क करेंगे दोनों। ये पूरा डेटा इंटीजर है तो ये इंटीजर ही रिजल्ट आएगा, इसका भी इंटीजर ही रिजल्ट आएगा। ये फ्रैक्शनल पार्ट में डिवीजन नहीं करेगा। अगर बोथ वैल्यू डिविडेंड और डिवाइजर इंटीजर है तो इंटीजर ही रिमाइंडर इंटीजर ही रिमाइंडर आएगा, इंटीजर ही डिवीजन आएगा। तो जब भी आपको डिवीजन वैल्यू चाहिए 10 से तो अपन /10 यूज करेंगे, इससे एक डिजिट हट जाता है, सिंपल सा रूल है। जब 10 से मैं रिमाइंडर करूँगा तो इससे आपको एक डिजिट सेपरेट होके रिमाइंडर से मिल जाएगा। फिर ऐसे डिजिट को ब्रेक करेंगे, डिजिट को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए स्लेस ऑपरेटर रहेगा, ये डिजिट को रिमूव करता है, ये वाला तो डिजिट को रिमूव करेगा, है ना। ये डिजिट को रिमूव कर दिया इसने कि जो राइट एंड का जो डिजिट है उसको ये रिमूव करेगा। तो ये एक लॉजिक बनेगा अपना ना, ये डिजिट को ब्रेक करेगा और ये नंबर चेंज हो जाएगा आपका, ये ओरिजिनल नंबर चेंज हो जाएगा कि डिजिट जब हट जाएगा तो ओरिजिनल नंबर एक डिजिट से डिक्रीमेंट हो जाएगा। और ये %10 करेंगे अपन तो ये डिजिट अपने आप में एक राइट हैंड का जो भी डिजिट है वो ब्रेक होके सेपरेट हो जाएगा। तो अपन को है ना 10 से रिमाइंडर और 10 से डिवीज़न, इस वाले लॉजिक को ज़्यादा फोकस करना है। चारों ही प्रॉब्लम्स इसी लॉजिक से रिलेटेड है और इस प्रोग्राम्स को अपन करना चाहेंगे वाइल लूप के थ्रू, है ना। इस प्रोग्राम को मैं करना चाहूँगा वाइल लूप के थ्रू। तो वाइल लूप का अपन सिंटैक्स देखें कि क्या सिंटैक्स होता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। अब लूप क्या होता है कि लूप का होता है ना एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट करना, कि प्रोग्राम का पर्टिकुलर सेगमेंट होगा जिसको स्पेसिफाई कंडीशन तक अपन है ना रिपीट करेंगे, तो वो आपका लूप कहलाएगा। अब लूप के थ्रू जैसे अपने 5 डिजिट का नंबर आ जाए 1 2 3 4, है ना, ऐसे 5 डिजिट भी हो जाए, 6 डिजिट हो जाए, 3 डिजिट हो जाए, तो जितने डिजिट आएंगे उतने बार ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये प्रोसेस रिपीट करने के लिए अपन कौन सा लूप की हेल्प लेंगे, वाइल लूप की। वाइल का क्या मतलब होगा कि जब तक कंडीशंस स्पेसिफाई कंडीशंस ट्रू है तब तक लूप को चलाते रहो। तो अपने क्या होगा कि वाइल लूप जब मैं यूज करूँगा तो कोई भी लूप आप जनरेट करोगे तो जनरल लूप के लिए 4 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखने का पॉइंट है। मैं कोई भी लूप बनाऊँगा, चाहे फॉर लूप यूज करूँ, चाहे वाइल लूप यूज करूँ, चाहे डू वाइल लूप का यूज करूँ, तो मैं 4 स्टेप्स हर लूप में यूज करूँगा। अगर 4 स्टेप्स में कोई भी स्टेप्स को इग्नोर कर दोगे तो प्रॉपर लूप नहीं चलेगा। तो लूप की 4 स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो होता है ना कि लूप को अपन स्टार्ट करेंगे तो शुरू करने के लिए इनिशियल वैल्यू चाहिए। लूप बनाने के लिए सबसे पहले इनिशियल वैल्यू आनी चाहिए, या तो कीबोर्ड से लेके आओ या कोई असाइन करके चलो, है ना। फिर जो भी इनिशियल वैल्यू आएगी उसके बेस पे कंडीशन बनाएंगे कि लूप को आप कैसे है ना कंट्रोल करोगे, कंडीशन कब तक है ना रिपीट करना चाहोगे। तो कंडीशन मस्ट बी स्पेसिफाई। तो ये सेकंड जो आपका ऑप्शंस रहेगा, ये कंडीशन है ना मस्ट बी स्पेसिफाई कि ये कैलकुलेशन में कब तक करूं, तो ये कंडीशन बनानी ही पड़ेगी। तो वाइल ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट का क्लोज करोगे, सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप्स कंडीशन की आती है लूप की। कंडीशंस है ना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलती है। फिर क्या करना चाहोगे, तो लूप के रिपीटेशन का सेगमेंट होगा तो लूप बॉडी कहलाएगी कि अपन क्या रिपीट करें जिससे कि अपनी कैलकुलेशन बन जाए, तो वो लूप की बॉडी कहलाएगी। और फिर कंडीशन को अपन है ना अपडेट कैसे करें, तो यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के एक स्टेप्स ज़रूर होनी चाहिए लूप की बॉडी में, तो इस कंडीशन को या ट्रू फॉल्स करने का काम करेगी। तो कंडीशन को अपडेट है ना इससे करेंगे अपन, तो या तो डिजिट का डिक्रीमेंट करो, एक एक डिजिट को हटाते जाओ, हटाते हटाते लास्ट में n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी। फेल होते अपन लूप से बाहर आ जाएंगे, तो लूप के बाहर आके फिर है ना स्टेटमेंट x होगा लूप के बाहर का। तो पहला स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन,
सेकंड वाइल के साथ में कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर आएगी स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, सेमीकोलन फॉलो नहीं करना। लूप की बॉडी का बिगिन होगा है ना, क्लोजिंग होगा। लूप की बॉडी है ना इस ब्रेसेस के अंदर मेंशन कर देंगे। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स होगी और फिर स्टेटमेंट एक्स लूप के बाहर का होगा। तो ये वाइल लूप का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन है ना इसको प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट का पूरा सेपरेशन हो गया ईच लाइन में। इनिशियल लूप के बाहर आएगा, वाइल में कंडीशन आएगी, क्या चाहते हैं लूप के स्टेटमेंट आएंगे, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स आएगी, लूप का क्लोजिंग हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट एक्स होगा, फिर आगे का सीक्वेंस फॉलो करेंगे अपन। तो वाइल लूप में 4 स्टेटमेंट का मतलब यूज करेंगे अपन कि जब तक लूप की कंडीशन सही है तब तक काम करते रहो। जब लूप की कंडीशन फेल हो जाए तो लूप का प्रोसेस को बंद कर दो और आगे का जो भी रिजल्ट्स वाला प्रोसेस है उसको फॉलो कर लो। तो ये है ना कैसे अपन इस प्रोग्राम को करेंगे। तो चारों प्रोग्राम एक से रिलेटेड है। एक लॉजिक, पहला नंबर का लॉजिक याद कर लो सम ऑफ डिजिट का, तो वही लॉजिक थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके सेम कोड को 4 प्रोग्राम्स में डिजाइन कर दूंगा मैं। तो अब कैसे करें वो देखो। पहला क्वेश्चन सा है कि इंटीजर नंबर पढ़ेंगे और सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे अपन। तो एक नंबर होगा तो अपन एक तो एन तो वेरिएबल ले लेंगे है ना, फिर अपन डिजिट को ब्रेकअप करेंगे तो डिजिट का अलग से वेरिएबल ले लेंगे। सम करना चाहेंगे तो वो अपन अलग वेरिएबल ले लेंगे और ओरिजिनल नंबर को भी अपन सेव करेंगे, क्योंकि जब लास्ट में जब अपन प्रोसेस करते हैं ना तो एन में एक एक डिजिट हटते हटते एन है ना लास्ट में 0 बन जाता है। तुम चाहोगे ओरिजिनल नंबर को सेफ कॉपी करके चले तो उसको डायरेक्ट अपन लास्ट में प्रिंट करा के यूज कर ले। तो अपन को अगर एन को सेफ रखना चाहेंगे तो उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी कर लो। तो अब इसका प्रोग्राम है ना कैसे बनेगा। और फिर तुम एक ये भी जानते हो कि इंटीजर डेटा की जो रेंज होती है वो ये इतनी होती है 32 अगर नंबर इससे ग्रेटर हो जाता है, इफ़ नंबर एक्सीड है ना 32767, तो देन वो है ना कन्वर्ट हो जाएगा, देन नंबर इज कॉल्ड लॉन्ग इंटीजर कह देंगे उसको। अगर एक वैल्यू भी इससे बड़ी आ जाती है 32767 से तो वो फिर लॉन्ग इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीजर डेटा मेमोरी का 2 बाइट यूज करता है, ये याद होना चाहिए तुमको। तो 2 बाइट का होता है कि 16 बिट में वैल्यू रखेगा, जिसमें 1 + 15 बिट में वैल्यू जाती है। फिर अगर अपन को इस रेंज को बढ़ाना है, अगर इससे बड़ा कोई डेटा आएगा तो फिर लॉन्ग इंटीजर में है ना 4 बाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है स्टोरेज। तो 4 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपन लार्ज वैल्यू को भी इनपुट में लेके प्रोसेस में ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने का पॉइंट है कि इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर में क्या अंतर है। तो इंटीजर डेटा की जो रेंज होती है 2 बाइट होती है, याद रखने का पॉइंट है। 2 बाइट का मतलब होता है साइन को लेके चलेगा तो 16 बिट हो गए। 16 बिट में 1 बिट तो आपका साइन का निकाल दो, वैल्यू जो स्टोर करोगे 15 बिट। 15 बिट का जो अगर बाइनरी का ये कन्वर्जन डेसिमल में कर दूं तो ये 15 टाइम्स, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर दे तो ये 15 बिट लार्जेस्ट वैल्यू 11 आ जाएगी। तो ये है ना ये इंटीजर की रेंज बन जाती है। और इससे बड़ा नंबर होता है तो लॉन्ग इंटीजर कन्वर्ट करो उसको। फिर लॉन्ग इंटीजर में करते ही रेंज बढ़ जाती है नंबर की, ज़्यादा नंबर को अलाउ कर लेगा। तो एक तो ये पॉइंट इसमें ध्यान देने का पॉइंट है। अगर छोटा नंबर रखना हो तब तो ये इंटीजर चल जाएगा, और ज़्यादा बड़ा नंबर रखना हो तो फिर अपन को लॉन्ग इंटीजर लेके काम करना पड़ेगा। तो ये सिंटेक्स भी देख लेते हैं अपन है ना। अब इसको देखो, प्रोग्राम देखो। फर्स्ट प्रोग्राम अपन को लिखना है। तो पहला प्रोग्राम से ये लाइन सबकी क्लियर है। तो प्रोग्राम की पहली लाइन हो जाएगी टाइटल है ना। टाइटल में प्रोग्राम का हेडिंग दे देंगे अपन, सम ऑफ डिजिट, जो भी तुम करना चाहो फिक्स है, /*/। ये लाइन लिंकिंग
पोर्शन है प्रोग्राम का। तो ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, याद हो जाना चाहिए कि हैश इंक्लूड को क्या नाम देंगे, प्री प्रोसेसर। एक बार याद नाम रखो, प्री प्रोसेसर। प्रोग्राम लिखने के लिए ये इससे लाइब्रेरी फाइल से कनेक्टिविटी होती है। तो ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस लाइब्रेरी से जुड़ जाऊँ। तो ये stdio.h conio.h, std का मतलब समझिए स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, h का मतलब हेडर फाइल। तो लाइब्रेरी हेडर फाइल है, इसको एंगुलर ब्रैकेट में यूज करेंगे। ये एंगुलर ब्रैकेट है, लेस देन ग्रेटर देन। फिर दूसरी लाइब्रेरी conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये सेकेंड लाइन है ना, ये फिक्स है, ये लिंकिंग सेक्शन कहलाता है प्रोग्राम का, हर प्रोग्राम में आएगा, याद रखने का पॉइंट है। फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे, वॉइड मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ये, कि कंपलसरी है, मेन से ही प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होती है। तो ये मेन फंक्शंस कंपलसरी है। मेन के पहले अपन वॉइड कीवर्ड लगा देंगे। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, कोई भी काम होगा ना वो इनसाइड होगा, आउटसाइड कुछ भी डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होगा, कि आउटसाइड डेटा यूज़ नहीं करेंगे। जब अपन मेन से बाहर निकलेंगे तो पूरा डेटा ख़त्म हो जाएगा। तो वॉइड लगा देते हैं, वॉइड मीन्स नथिंग, नो रिटर्न, कोई डेटा रिटर्न नहीं होगा। मेन एक फंक्शंस है, कंपलसरी फंक्शंस है, यूजर डिफाइन फंक्शंस है, याद हो जाना चाहिए। मेन मेन का बिगिन होगा, मेन का क्लोज होगा। फिर ये अपना ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट है। काम करेंगे तो डेटा चाहिए, बिगर डेटा के काम नहीं होगा। तो मेमोरी क्रिएट करो मेमोरी में फिर डेटा वैल्यू लेके फिर काम करो। तो काम करूँगा तो लॉन्ग इंटीजर में n एक वैल्यू लूँगा, फिर इसको एक टी में कॉपी करके रखूँगा, सेफ रखूँगा इस वैल्यू को। तो मैं दो वेरिएबल तो लॉन्ग इंटीजर में लेके चलूँगा कि किस नंबर का सम ऑफ डिजिट करना चाहते हो, वो n में पढ़ूँगा, पढ़ के टी में कॉपी करूँगा उसको। और फिर अपन सम करना चाहेंगे तो 0 इनिशियल वैल्यू रख दी, डिजिट को ब्रेक करना चाहेंगे तो डिजिट ले लिया, इनको मैंने इंटीजर में ले लिया क्योंकि छोटी वैल्यू आएगी। तो अपन डिजिट सम ये ले लेंगे। क्लियर स्क्रीन है, आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर एंटर एन इंटीजर नंबर, ये कीबोर्ड से ले लिया। एल क्यों लगाया, एल इस वजह से लगाया कि लॉन्ग इंटीजर डेटा में रीड कर रहा हूँ। तो ये है ना, लॉन्ग इंटीजर के लिए एल आता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए फिक्स है ये, लॉन्ग इंटीजर के लिए एल आएगा। अगर इंटीजर पढ़ता तो डी आता, %d। फ्लोट डेटा पढ़ता तो कोटेशन के अंदर %f लगाता। तुम कहोगे ये क्यों लगाते हो, ये फॉर्मेटेड कैरेक्टर है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो प्रॉपर आपकी वैल्यू है ना इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो डिफरेंट डेटाज के लिए अलग अलग ये फॉर्मेट कैरेक्टर है। कैरेक्टर डेटा पढ़ता तो %c लगाता, स्ट्रिंग डेटा पढ़ता तो %s लगाता, है ना। लॉन्ग इंटीजर पढ़ना चाह रहा हूँ तो %ld लगाऊंगा। फिर ये नंबर आएगा अपने पास, और फिर ये है ना इसको टी में मैंने कॉपी कर दिया। तुम कहोगे क्यों किया, क्योंकि ये एन है ना प्रोसेस करते करते लास्ट में 0 बन जाता है। तो अपन को ओरिजिनल नंबर को सेफ रखना था, तो फिर मैं है ना इसको टी में डाल के एन की वैल्यू को सेफ रख लूँगा। तो मैंने टी में कॉपी कर दिया, आपका ओरिजिनल नंबर टी में ट्रांसफ़र हो गया। अब काम कैसे करेंगे, तो काम करेंगे तो ये कि लूप की कंडीशन क्या कहती है अपन से कि एन में 0 नहीं है तो लूप चला दो, एन में 0 नहीं है तो लूप चले, एन में 0 हो जाए तो लूप क्लोज कर दो। तो अभी कंडीशन क्या होगी कि एन में 0 नहीं है तो लूप की कंडीशन सही होगी। सही होगी तो ये एंट्री कंट्रोल है, कंडीशन चेक करेगा फिर अंदर आ जाएगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप है तो ये डिजिट को कैलकुलेट कर देगा कि ये एन के अंदर 10 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर वैल्यू निकाल के डिजिट में डाल देगा। फिर डिजिट को सम में जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, सम प्लस इक्वल डिजिट। तो इसकी मीनिंग यही हो गई, इसकी मीनिंग है ना सिमिलर ऐसे भी लिख सकते हो कि सम इक्वल सम प्लस डिजिट। अगर मान लो तुमको ये शॉर्ट एंड समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इस स्टेटमेंट को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि अगर
लेफ्ट हैंड का वेरिएबल राइट हैंड में रिपीट हो जाता है तो उसको अपन शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो ये प्लस फिर इक्वल डिजिट, डिजिट जो भी है सम में ही एडेड करेगा और सम की ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर देगा। फिर ये डिजिट को रिमूव करेगा, ये डिवीजन वैल्यू ले लेगा 10 से, तो एक डिजिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फिर नंबर है ना एक डिजिट कम करके फिर ये वापस है ना लूप में आएगा, फिर दूसरा डिजिट कैलकुलेट करेगा, फिर सम करेगा, फिर डिजिट को हटाएगा, फिर तीसरा डिजिट कैलकुलेट करेगा। तो ऐसे करता करता जब n 0 बन जाएगा तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होके फिर कर देगा ये सम ऑफ डिजिट, तो नंबर क्या है और उसका डिजिट का सम क्या आया, तो ये अपन को इस तरह से रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अपन 45613 दे दूँ तो ये सम ऑफ डिजिट है ना 45613 का 19 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट का फॉर्मेट जो मैंने लिखा है सेम इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो अब ये प्रोसेस है ना कैसे चलता है, तो इसकी एक बार पूरा ट्रैकिंग देखते हैं अपन कि इसका ना कैसे मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है। अगर ये लॉजिक आएगा तो अपने आप रिवर्स नंबर का लॉजिक आ जाएगा। ये लॉजिक आ गया तो फिर आपको पालिंड्रोम नंबर का भी आ जाएगा। ये लॉजिक आ गया तो आपका इसका भी लॉजिक आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, है ना। अब अपन इसकी ट्रैकिंग देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये मैं मिटा देता हूँ थोड़े से सिंटेक्स ये। अब देखो ना काम कैसे करेगा। अपन है ना इनपुट से एक नंबर लेके चलते हैं, मान लो इसका ड्राई रन देखना चाह रहा हूँ मैं। ड्राई रन है कि इनको इसके स्टेप्स को इवेलुएट करके देखना चाह रहे अपन। तो अपना ये जो लाइन है लॉन्ग इंटीजर, एक तो एन अपना ये मेमोरी यूज करेगा, एक टी वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ना, 4 बाइट का स्टोरेज होगा, एक सम वेरिएबल आ रहा है अपने पास, सम में इनिशियल वैल्यू 0 रखी हुई है, एक डिजिट आ रहा है ना, एक डिजिट आ रहा है। डिजिट में अपने पास अभी कुछ नहीं है और एक अपना कंडीशन आएगी लूप की एन नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन लग रही है अपनी। कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ से रन करेगा, फिर इस लाइन पे आएगा तो एंटर एन इंटीजर नंबर ये लिखा हुआ आएगा। फिर सपोज आप एक कोई नंबर दे देते हो, अब नंबर मान लो आपने 1569 दे दिया इनपुट से, एन में ये वैल्यू डाल दे एंटर कर दिया। फिर ये ना टी में भी यही नंबर ले लेगा। अपन ने कर रखा ना टी इक्वल एन, तो एन का मान टी में चला जाएगा, तो 11469 ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये लूप की कंडीशन में प्रवेश करेगा। टॉप टेस्टेड लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप है, लूप को चलाने से पहले कंडीशन चेक करेगा। अब देखोगे कि एन में क्या है, एन में अपना है ना 69 है जो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो ये लूप के अंदर आ गया। तो अब ये डिजिट निकालेगा यहाँ पे। अब डिजिट कैसे निकलेगा, तो अपन ने ऐसे किया हुआ है ना 1469 डिवाइडेड बाई 10। अब ये क्या देगा यहाँ पे, ये ना 9 रिजल्ट देगा। तो 9 का फिर ये क्या करेगा, सब में जोड़ेगा, तो 0 + 9 तो ये 9 बन गया। फिर ये सब में जोड़ के क्या करेगा, फिर डिवीजन वैल्यू निकालेगा। फिर ये ना 1469 में /10 करेगा और n में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कितना आएगा रिजल्ट 146 आएगा, एक डिजिट हट गया। फिर ये 146 को लेके फिर कंडीशन में जाएगा। 146 अभी भी 0 नहीं है, ये तो 0 नहीं है तो सेकेंड राउंड चलाएगा। फिर डिजिट कैलकुलेट करेगा, तो अब डिजिट कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा कि आपका 146 में 10 से डिवीजन करेगा, तो ये 10 से डिवीजन करेगा तो 6 आएगा। 6 को लेके फिर क्या करेगा, सम में ऐड करेगा, तो यहाँ पे है ना 9 है, 9 में 6 को ऐड कर देगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 को ऐड करके फिर n से डिवीजन करेगा, तो 146 को ये 10 से फिर डिवाइड करेगा, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, ये 14 आएगा। फिर 14 को लेके फिर ये कंडीशन में जाएगा कि 14 अभी भी 0 नहीं है, कंडीशन सही हो रही है। सही हो रही है तो फिर डिजिट कैलकुलेट करेगा, तो 14 को फिर ये 10 से रिमाइंडर करेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 को लेके फिर सम में करेगा, तो 15 में +4 और ऐड कर देगा, तो 19 आ जाएगा। 19 आके फिर 14 में फिर 10 से डिवीजन वैल्यू करेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर 1 को लेके फिर लूप में जाएगा, तो 1 ≠ 0 अभी भी 0 नहीं है।
फिर ये क्या करेगा, 1 में 10 से फिर डिवीजन करेगा, डिवीजन जाएगा नहीं तो एक ही बचेगा, फिर ये सम में जोड़ेगा तो ये ना 20 हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, 1/10 करेगा तो यहाँ एन में 0 आ जाएगा, एन में ये 0 आते ही ये लूप क्लोज हो जाएगा। तो ये लूप क्लोज होते ही ये प्रिंटिंग में चला गया। प्रिंटिंग में जाते ही फिर ये कह देगा कि सम ऑफ डिजिट जो आया है वो आपका 20 इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट है ना सम ऑफ डिजिट 20 आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेटा चल रहा है आपका। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। रिक्वायर्ड वेरिएबल एन मतलब किस नंबर का सम ऑफ डिजिट निकालोगे। टी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, एन की वैल्यू इसमें कॉपी कर दिया मैंने। सम निकालूंगा, डिजिट सेपरेट कैलकुलेट होगा, नंबर को पढ़ लिया, एल डी है लॉन्ग इंटीजर है। फिर एन जैसे ही पढ़ा एन में टी में कॉपी कर दिया। एन में 0 नहीं है तो ये 3 स्टेप्स के थ्रू ये पूरा काम होगा। जब ये पूरा लूप ओवर हो जाएगा लास्ट में एन 0 बन जाएगा। 0 बनते ही ये ना प्रिंट कर देगा कि टोटल है ना नंबर क्या है, उसका डिजिट क्या है। तो ये डिजिट का सम करेगा, ये नंबर को प्रिंट करेगा। तो 2 वेरिएबल मैंने प्रिंट करवा रखे हैं, एक तो यहाँ वैल्यू यहाँ लगाएगा और एक वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और ये पूरा लॉजिक बन गया। अब अगर ये लॉजिक आता है तो आपको सेकंड नंबर का लॉजिक भी आ गया कि डिजिट को ब्रेक करना अपन सीख गए, तो अब डिजिट से रिवर्स नंबर करना भी सीख जाओगे। अब तुम कहोगे कि रिवर्स नंबर कैसे बनेगा, तो वो थ्योरी देखो। अब रिवर्स नंबर का लॉजिक क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है, ठीक है ना। अब रिवर्स नंबर मेरे पास शुरू में 0 है। जब मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ तो रिवर्स नंबर 0 है। सबसे पहले है ना अपन 9 को ब्रेक करेंगे, तो डिजिट में अपने पास है ना 9 आएगा, डिजिट में 9 आएगा। तो ये कैसे आएगा, n% 10 से, तो ये 9 आया। तो रिवर्स नंबर में कैसे करूँगा कि रिवर्स नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और डिजिट को इसमें जोड़ दूँगा। तो रिवर्स नंबर क्या है, 0 है, तो 0 × 10 प्लस डिजिट 9, तो ये क्या होगा, पहले राउंड में 9 बन गया। फिर अपना है ना 4 को ब्रेक करूँगा मैं, तो 4 को ब्रेक करूँगा तो 4 को 9 के बाद लगाना चाहूँगा। तो ये तुम कहोगे इसके बाद कैसे जोड़ूँ, तो तुम क्या करो, 9 को तो ना 10 पे शिफ्ट कर दो और प्लस 4 को यहाँ पे ऐड कर दो, तो 94 आ जाएगा। फिर मैं 1 लेके आऊँगा और 1 को मैं ना फिर इसके बाद जोड़ना चाहूँगा, तो 94 को तो 10 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 कर दो, तो 941 ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अपने पास है ना लॉजिक क्या बना, तो ये एक लॉजिक ये बन गया कि जो भी रिवर्स नंबर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करो उसको और डिजिट को उसके पीछे लगा दो। तुम कहोगे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करूं, क्योंकि एक एक डिजिट तुम्हारे पास आते जाएंगे और वो शिफ्टिंग होती जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती जाएगी। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सबसे पहले यूनिट का डिजिट बनता है, फिर एक नंबर आएगा तो उसको यूनिट के बाद अपन लगाना चाहेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर दूसरा डिजिट आएगा, तीसरा आएगा, तो ऐसे प्लेस वैल्यू चेंज होती जाएगी और इस पे राइट एंड पे नंबर है ना ऐड होता जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक अपना क्या हो गया रिवर्स नंबर का। तो जो मैंने ये ब्लू कलर की जो शेडिंग है इसको ही चेंज कर दो कि आप क्या क्या चेंज करोगे। तो एक तो ये सम ऑफ डिजिट को यहाँ से ये हटा दो कि सम ऑफ डिजिट की जगह यहाँ लिख दो आप रिवर्स नंबर। प्रोग्राम यही रहेगा, प्रोग्राम को आप देख लो क्या मैं चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिवर्स नंबर, ये रिवर्स नंबर का टाइटल डाल दिया। और एक ये हेडिंग है ना सम की जगह मैं रिवर्स लिख देता हूँ कि यहाँ पे है ना सम को हटा के मैंने रिवर्स 0 डाल दिया, क्योंकि रिलेटेड टाइटल रिवर्स ही सही रहेगा ना। और ये लाइन बदल दूंगा, ये वाली लाइन बीच की ये लाइन बदल दूंगा मैं। तो ये लाइन बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये लाइन अपन चेंज कर रहा हूँ। तो रिवर्स नंबर का लॉजिक लगाऊंगा ना, तो रिवर्स नंबर जो बनेगा कि जो करंट रिवर्स नंबर आता है उसको तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ और डिजिट को इसके पीछे शिफ्ट करते जाओ। तो ये अपना एक लॉजिक हो जाएगा। और प्रिंटिंग में जाएंगे अपन तो सम ऑफ डिजिट की जगह रिवर्स नंबर कर दो, द रिवर्स नंबर, यहाँ पे द रिवर्स नंबर ऑफ, है ना। तो ये यहाँ पे सम को रिवर्स नंबर डाल दो, ये वेरिएबल बदल दो।
है ना, यहाँ पे रिवर्स नंबर कर दो, यहाँ पे रिवर्स नंबर, ओरिजिनल नंबर आएगा, उसका रिवर्स नंबर क्या कैलकुलेट होके आया, इसको भी है ना उसी में ले लो तुम, एल डी लगा दो, इसको भी एल डी ले लो, है ना, इसको भी तुम लॉन्ग इंटीजर में ले लो, क्योंकि नंबर का रिवर्स नंबर बनाएंगे ना अपन, तो ये भी है ना एल डी में कन्वर्ट हो जाएगा। एल डी ले लो, ये भी एल डी हो गया, ये भी एल डी हो गया, और रिवर्स नंबर को तुम यहाँ एल डी में डाल दो, यहाँ पे जो यहाँ मत लिखो रिवर्स नंबर को, रिवर्स नंबर यहाँ तो डिजिट ही चलने दो, है ना, यहाँ तो आपका डिजिट ही रह जाएगा, यहाँ तो डिजिट ही चलने दो, और यहाँ पे ना रिवर्स नंबर यहाँ वाले को ले लो, रिवर्स नंबर इक्वल 0, ये वेरिएबल ले लो, ये वेरिएबल मैं लॉन्ग में ले रहा हूँ, ये भी लॉन्ग ले रहा हूँ, ये भी लॉन्ग ले रहा हूँ, तो डिजिट को इंटीजर ले रहा हूँ, तो ये डिजिट कैलकुलेट होगा, ये रिवर्स नंबर बनेगा, एल डी से मैंने प्रिंट करवा दिया दोनों को, टी को रिवर्स नंबर को। तो ये आपका है ना रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बन गया, कुछ नहीं किया, एक तो रिवर्स नंबर वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर में डाला है, रिवर्स का ये फॉर्मूला लगा दिया, रिवर्स नंबर को प्रिंट कर दिया, पूरा नई लॉजिक है। यहाँ पहले क्या था, सम इक्वल सम प्लस डिजिट था, अब ये रिवर्स नंबर का बन गया। अब तुमको कि अपन को है ना पालिंड्रोम नंबर का बताना है। अब पालिंड्रोम नंबर क्या होगा, अब पता है तुमको कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को इक्वल मैच करवा दो। अब मैच कहाँ करवाऊँ, तो ये रिवर्स नंबर का बन गया ना ये सेम प्रोग्राम, तो तुम क्या करो, इस लाइन को हटा दो, प्रिंटिंग वाले को, इसको पूरे को हटा देते पर। अब ये रिवर्स नंबर बन गया, ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया टी, तो यहाँ एक कंडीशन डाल दो, अगर टी इक्वल मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर अगर ये मैच खा जाता है तो प्रिंट ऑफ, है ना, नंबर इज पालिंड्रोम। अगर ये मैचिंग नहीं होती है कि रिवर्स नंबर आपका डिफरेंट कैलकुलेट करके आ गया तो एल्स लगा दो, तो प्रिंट ऑफ, है ना, नॉट पालिंड्रोम। द नंबर इज नॉट पालिंड्रोम लिखना चाहो लिख सकते हो, लास्ट में अपना गेट CH आ जाएगा पॉज करने के लिए रिजल्ट को, और फिर देन ये लास्ट में क्लोज हो गया। तो ये पूरा प्रोग्राम इस तरह से आ जाएगा, ये है ना, किया कुछ नहीं है, एक ये स्टेप्स मैंने अलग से डाल दी पालिंड्रोम की अलग से, ये रिवर्स नंबर बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर रहेगा, तो पालिंड्रोम है कि नहीं है, तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपका पालिंड्रोम का हो गया, है ना। यहाँ पे टाइटल बदल दो, यहाँ पे टाइटल बदल दो, यहाँ पे तो टाइटल मैंने अब लिख दिया पालिंड्रोम नंबर, चेक पालिंड्रोम नंबर। अब तुम चाहोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का बता दो। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का बनाना हो तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या है, कोई भी नंबर लेंगे, ईच डिजिट का क्यूब का सम, तो अगर वो गिवन नंबर आ जाता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए है ना फिर थोड़ा सा फिर चेंज करो, तो एक तो है ना ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाओ कि अपन को प्रत्येक डिजिट का क्यूब का सम करना है, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ पे सम करना चाहूँगा, सम का जो ईच डिजिट का सम का जो क्यूब आएगा ना, सम इक्वल 0 ले लिया, है ना। अब आपका डिजिट यहाँ से चला तो मैं यहाँ चेंज कर दूंगा ये वाला लॉजिक। अब क्या लॉजिक लगाना है तो ये तो डिजिट ही रहेगा ना, डिजिट। अब जो डिजिट आया सम करो, सम इक्वल सम प्लस पावर, पावर किसका, डिजिट, कितना 3 क्यूब। अब ये क्या मैथ्स का फंक्शन डाल दिया मैंने, तो एक लाइब्रेरी और जोड़ दो यहाँ पे। क्यों जोड़ूं, पता है तुमको, कौन सी जोड़े, maths.h। और तुम चाहो तो डिजिट इंटू डिजिट इंटू डिजिट इंटू 3 टाइम्स करके भी जोड़ सकते हो, तो ये सम आएगा। अब कंडीशन चेक करूँगा तो यहाँ रिवर्स की जगह में है ना ये लगा दूंगा, रिवर्स की जगह में यहाँ लगा दूंगा सम,
यहाँ पे सम से मैं मैच कर दूंगा। तो अगर ये हो गया तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है ना, यहाँ पे अगर ये लिख दिया तो यहाँ पे मैं आर्मस्ट्रॉन्ग कह दूंगा, आर्मस्ट्रॉन्ग है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा एल्स में, तो यहाँ पे नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब कोई भी अपन नंबर मान लो इनपुट में दे दे 153, तो ये लिखेगा कि द नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। रीडिंग चेक कर सकते हो आप। तो अगर अपन को एक टाइटल प्रॉपर क्लियर है तो अपन है ना रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 4 प्रोग्राम इजी वे में बना सकते हैं। लॉजिक क्या है, डिजिट को ब्रेक करो। डिजिट कैसे ब्रेक होगा, 10 से रिमाइंडर देख लो, 10 से रिमाइंडर वैल्यू ले लो, तो ये एक डिजिट सेपरेट होता जाएगा। फिर डिजिट को कैसे हटाऊंगा, 10 से स्लेश वैल्यू, डिवीजन वैल्यू ले लो, तो 10 से डिवीजन और रिमाइंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ जाती है, ये वाली और एक ये वाली है ना। और ये अपने बीच की एक कैलकुलेशन चेंज होती है। फिर रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर से मैच खाता है तो पैलिंड्रोम, अगर प्रत्येक डिजिट का क्यूब का सम ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाता है तो आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये 4 प्रोग्राम एक लूप से रिलेटेड है, तो एक प्रोग्राम आता है तो 4 प्रोग्राम आपको आ जाना चाहिए। और वाइल लूप को कैसे यूज करें तो सिंटेक्स आ जाना चाहिए। तो ये आपका 4 प्रोग्राम है ना, एक सिंगल प्रोग्राम से इजी वे में बना सकते हो। प्रैक्टिकल में पूरा चेक कर सकते हो, तो इनको रन करके प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।